हेलो फ्रेंड्स, कम बैक टू माय चैनल। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं, वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करने के लिए हमको रिस्क मैट्रिक्स को जानना जरूरी है। तो रिस्क असेसमेंट जो सेफ्टी ऑफिसर है, जो इंजीनियर है, जो हम रिस्क साइड पे कोई भी एक्टिविटी शुरुआत करने का पहले रिस्क असेसमेंट और हीरा हम बनाते हैं। तो रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए टाइम में आपको रिस्क मैट्रिक्स को आपको जानना जरूरी है। तो कैसे रिस्क मैट्रिक्स को आपको देखना है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, तो उसका बारे में आज डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, रिस्क मैट्रिक्स को कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है 5x5 रिस्क मैट्रिक्स सैंपल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इस जो लाइन है, यहाँ पे जो कैटेगरी दी है 1 2 1 2 3 4 5। तो इस रो में जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलता है इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंस और इसको सीवियरिटी बोलता है, कितना सीवियरिटी है। और क्या है, नेक्स्ट है ये प्रोबेबिलिटी। ये लाइन नीचे का जो लाइन है 1 2 3 4 5। तो इसमें रेयर, अनलाइकली, मॉडरेट, लाइकली, ऑलमोस्ट सर्टेन। इस रो में जो कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड किया है, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इंटू सीवियरिटी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रिस्क। तो कितना रिस्क है, ये रिस्क को कैलकुलेशन करके हम कोई भी एक्टिविटी कर प्रायर स्टार्ट द एक्टिविटी आपको रिस्क को एनालाइज करना है। तो ये मैट्रिक्स का द्वारा आपको रिस्क असेसमेंट करके उसी हिसाब से आपको कंट्रोल मेजर लेना है। कंट्रोल मेजर के उसके बाद आप काम शुरू करना है। तो इसका मैट्रिक्स को हम एग्जाम्पल की तरफ से देखेंगे, और कैसे इसका जो डेफिनेशन है, ये हर जैसे ऑलमोस्ट सर्टेन, आप कैसे रिस्क को 1 2 3 4 5 ये प्रोबेबिलिटी में आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और जो सीवियरिटी, जो इम्पैक्ट है 1 2 3 4 5 में कैसे आप उसको कैलकुलेशन करेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे। तो ये देखिए, ये चार्ट है, ये चार्ट है सीवियरिटी और हैजार्ड, और ये लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का जो कैटेगरी हिसाब से जो रेटिंग किया है, तो ये रेटिंग का कैसे आप रेटिंग करेंगे, मतलब कैसे आप 1 2 3 चूज करेंगे। तो रेटिंग, तो उसके लिए आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए इनसिग्निफिकेंट और नेग्लिजिबल, वन वन रेटिंग रहने से आप अगर कोई भी रिस्क को, कोई भी एक्टिविटी का जो रिस्क है, तो उसमें अगर इनसिग्निफिकेंट और नेग्लिजिबल होगा, तो उसका मीनिंग कैसे आएगा। देखिए, एडवर्स इवेंट लीडिंग टू माइनर इंजुरी, नॉट रिक्वायरिंग द फर्स्ट एड, डिस्कम्फर्ट, स्लाइड ब्रशिंग और सेल्फ हेल्प रिकवरी। मतलब क्या है, इस जो माइनर इंजरी है, मतलब ये होने का चांस बिल्कुल नहीं है। मतलब इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बहुत कम है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 रेटिंग आपको देना है। नेक्स्ट है माइनर, नेक्स्ट है माइनर 2। तो माइनर इंजरी, थोड़ा सा इलनेस हो गया, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, मतलब उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है। ऐसे अगर इंसिडेंट होता है, तो ये आप कैसे देखना है ना, ऐसे कोई एक्टिविटी है जो प्रीवियस हिस्ट्री से आपको वही उसी टाइप का जो एक्टिविटी है, प्रीवियस हिस्ट्री, कंपनी का हिस्ट्री है, और आपका एक्सपेंस का हिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा जो ये जो एक्टिविटी है, इसमें कैसे इंसिडेंट होता है, माइनर होता है क्या मेजर होता है। तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। और इसका जो डेफिनेशन है, जैसे सिग्निफिकेंट मॉडरेट, सिग्निफिकेंट मॉडरेट इंजुरी रिक्वायरिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब फर्स्ट एड से थोड़ा ज्यादा, मतलब फर्स्ट एड के बाद आपको उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे इंसिडेंट होगा तो आपको मॉडरेट, मतलब एक तो पॉसिबिलिटी ऐसे इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसको आपको मॉडरेट दे सकता है, मतलब नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट है 4। 4 रेटिंग आप तब देना है जब मेजर सीरियस इंजुरी, जैसे मेजर इंजुरी, लॉन्ग टर्म इनकैपेबिलिटी ऑफ डिजेबिलिटी, किसी का लॉस ऑफ लाइफ, पैर टूट सकता है, पैर चला जा सकता है, और उसको काउंसलिंग का जरूरत है, फ्रैक्चर हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है 24 आवर्स, और इनकैपेबिलिटेशन ऑफ 4। तो ऐसे कंडीशन आपको, ऐसे इंसिडेंट का उसका जो इम्पैक्ट है ऐसे हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन आपको 4 रेटिंग देना है। नेक्स्ट है फेटल एक्सट्रीम। एक्सट्रीम जैसे आप उस एक्टिविटी में अगर आदमी कोई फॉल होगा, उस जो केस में अगर एक्टिविटी करना, अगर इनकेस कोई एक्सीडेंट होता है तो फेटल हो जाता है, एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन होता है। तो ऐसे कंडीशन आपको 5 देना है। तो ये हो गया आपका सीवियरिटी का जो रेटिंग है, वो रेटिंग हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके उसमें आपको रेटिंग देना है। तो नेक्स्ट है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड और पॉसिबिलिटी, ये इसमें रेटिंग आपको देखिए, रिमोट, ये रिमोट मतलब रेयर, ऑलमोस्ट नेवर, मतलब ऑलमोस्ट होता नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको पॉसिबिलिटी, तो वो आपको उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री और उस एक्टिविटी का बैकग्राउंड हिस्ट्री और आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये रेटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 2 अनलाइकली। अनलाइकली ऑकर रियली, मतलब कभी कभी रियली हो सकता है, तो ऐसे एक्टिविटी में जो एक्सीडेंट है ऐसे हो सकता है, तो ऐसे इसमें आप 2 रेटिंग दे सकता है। नेक्स्ट है 3 मॉडरेट। मॉडरेट पॉसिबल, कुड ऑकर बट अनकॉमन, नो हो सकता है बट ये अनकॉमन है। तो ऐसे इंसिडेंट होता है ऐसे कोई एक्टिविटी में, तो आपको 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 4 लाइकली, मतलब रीअकरेंट बट नॉट फ्रीक्वेंट, मतलब होता है बट वो फ्रीक्वेंट नहीं है, मतलब कम होता है, तो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन आपको 4 देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेरी लाइकली, ऑलमोस्ट सर्टेन, मतलब हमेशा ही होता है, ऑकर फ्रीक्वेंटली, हमेशा फ्रीक्वेंटली होता है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी, ऐसे कोई एक्टिविटी होगा जिसमें इंसिडेंट होता ही रहता है, तो ऐसे आपको 5 चूज करना है, 5 आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो सिवियरिटी है और लाइक्लीहुड, ऐसे आपको 1 2 3 4 5 सेम सिवियरिटी और लाइक्लीहुड दोनों 5x5 मैट्रिक्स में आपको कैलकुलेशन करना है। तो चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं।
फ्रेंड्स देखिए ये है 5x5 रिस्क मैट्रिक्स है और ये है आप एक फॉर्मेट है रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट है। आप देखिए यहाँ पे रिस्क असेसमेंट, तो अभी हम एग्जांपल की तरफ से 5x5 रिस्क मैट्रिक्स को कैलकुलेशन करेंगे कैसे रिस्क असेसमेंट करना है। तो यहाँ पे जॉब टाइटल में हम एग्जांपल लिखा है जैसे टावर इरेक्शन की एक्टिविटी हैजर्ड्स है, वर्किंग एट हाइट, बहुत सारा हैजर्ड है तो ये वन ऑफ द हम एग्जांपल दिया है वर्किंग एट हाइट। तो यहाँ पे भी और एक चीज देखना है जो आदमी काम करने जा रहा है उसका कितना हाइट है, मतलब टावर इरेक्शन का हाइट कितना है, कितना हाइट में आदमी काम करने के लिए जा रहा है, उसका हाइट अगर ज्यादा होगा तो रिस्क का जो इम्पैक्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको रेटिंग बढ़ जाएगा, अगर कम हाइट होगा तो उसका इम्पैक्ट कम होगा तो उसका रेटिंग भी कम हो जाएगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका अगर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की तरफ से देखा है जैसे प्रोबेबिलिटी 4 दिया है तो मतलब यहाँ पे हाई है और जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी 4 है तो हाई है, तो 4 इंटू 4 जो रिस्क लेवल आएगा तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो प्रोबेबिलिटी इंटू कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू रिस्क लेवल, तो रिस्क लेवल यहाँ पे 16 है। 16 रिस्क लेवल मतलब आपको देखना पड़ेगा ये चार्ट में, जैसे यहाँ पे आप देखिए जैसे वेरी हाई, 16 मतलब वेरी हाई है, तो रिस्क को जो एक एक करके आपको प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट और सिक्योरिटी को आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिस्क लेवल मिलेगा। तो इस रिस्क लेवल का हिसाब से आपको सेफ्टी कंट्रोल मेजर, नेक्स्ट आएगा सेफ्टी कंट्रोल मेजर। सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेने के बाद आपको आएगा रेसिडियल रिस्क। रेसिडियल रिस्क अगर आपका जैसे यहाँ पे देखिए हाईएस्ट है 4, रेसिडियल जैसे लो है तो लो आपको जैसे 4 नहीं आया आपका, जैसे यहाँ पे देखिए येलो कलर का ये हुआ है 8 आया, तो ऐसे आपका अगर रेसिडुअल रिस्क अगर ज्यादा आएगा तो आपको क्या करना है, आपको रेसिडुअल रिस्क को छोड़ना नहीं है, वहां पे आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर लेना है। अगर एक्सट्रीम है हाई है मतलब ये कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी, सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी आपको रेसिडुअल रिस्क में हाई आ रहा है तब आपको एक एडिशनल सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा। एडिशनल सेफ्टी कंट्रोल मेजर मतलब क्या है ना, अगर मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट का साउंड ज्यादा हो रहा है तो वहां पे क्या आपको तो प्रोसीजर चेंज करना है, एनक्लोजर डालना पड़ेगा और उस मशीन को चेंज करना है और उसका सिस्टम को चेंज करना है, उसको एनक्लोजर डालना है और वहां पे जाने के लिए आपको पीपीस पहनना पड़ेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन भी कम करना पड़ेगा। तो ऐसे एडिशनल कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा। जो कंट्रोल मेजर है वो सारे कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी आपको नहीं हो रहा है, आपको रिस्क लेवल रेसिडुअल रिस्क कम हो रहा नहीं हो रहा है, तो आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर लेके उसके बाद आपको काम करने के लिए आपको परमिशन देना है और वो भी आपका प्रोसीड्यूर में आना चाहिए, मतलब रिस्क एसेसमेंट में आना चाहिए। तो उसके लिए सेपरेट रिस्क एसेसमेंट आपको करना पड़ेगा, फिर वहां से आपको रिस्क लेवल जो कम होगा। तो ये है रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैट्रिक्स का कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।